तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विद सौरभ में। आशा करते होंगे आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम चलते हैं फिर एक नए सब्जेक्ट्स की ओर, नए टॉपिक की ओर। आपने कमेंट्स बॉक्स में देखा होगा कि बहुत सारे कमेंट्स ये आ रहे थे कि सर IMSc बायोलॉजी और BSc बायोलॉजी पे आप पूरा डिटेल्स के साथ एक वीडियो बनाइए। तो मैं आपके साथ आ गया हूँ BSc बायोलॉजी के साथ और IMSc बायोलॉजी के साथ। जो आपको बोलना चाहे बोल सकते हैं। तो जितने भी बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो खुश हो जाएं और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे थैंक यू। जो भी आपको अप्रिशिएट करने का मन होगा, थैंक यू, दिल वगैरह इमोजी वगैरह, खुश होने वाला इमोजी वगैरह, जो भी आपको इच्छा करे वो ज़रूर करें, क्योंकि उससे हमको ये लगेगा कि नहीं, जितने बच्चे कमेंट्स कर रहे थे सच में उन्होंने ये वीडियो देखा है और उनका सच में ये डाउट्स था। तो चलिए हम वीडियो के आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे 2 बातें कहना चाहेंगे जो हमेशा मैं कहते आया हूँ सारे वीडियो में, कि वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को स्किप करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। वीडियो को एकदम 1 सेकेंड भी स्किप आप ना करें, वीडियो को पूरा देखें तो आपको बारीकी से पूरी चीज़ें समझ में आएगी। दूसरी बात ये है कि कोई भी बच्चे जो नए हैं, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत सारे नोटिफिकेशंस आने वाली है। तो चलिए हम चलते हैं टॉपिक्स की ओर। हमारा क्या टॉपिक्स है? हमारा टॉपिक है CUT UG 2024 BSc बायोलॉजी और IMSc बायोलॉजी। आप दोनों बोल सकते हैं। दोनों में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में BSc बायोलॉजी नहीं होती है, यानी कि BSc बायोलॉजी करके कुछ नहीं होती। IMSc बायोलॉजी अगर जो 5 ईयर्स के कोर्स लेना चाहते हैं सिर्फ वही लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे तो 3 ईयर्स में भी एग्जिट ले सकते हैं, चाहे तो 5 ईयर्स भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको पूरी 5 ईयर्स ही आपको रहना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे तो 3 ईयर्स में भी एग्जिट ले सकते हैं, 5 ईयर्स में भी एग्जिट ले सकते हैं। दोनों आपके पास ऑप्शंस है। तो इसलिए हम इसको BSc बायोलॉजी भी नाम दे देते हैं, IMSc बायोलॉजी भी नाम दे देते हैं। दोनों नाम से हम पुकार सकते हैं। तो चलिए हम बायोलॉजी पर पूरा देख लेते हैं। सबसे पहले हम सीट्स देखेंगे कि बायोलॉजी में कितने सीट्स है, क्योंकि जब तक आप सीट्स नहीं जान पाएंगे तब तक आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि बायोलॉजी में मेरा एडमिशन होने की कितने चांसेस है, मेरा एडमिशन हो पाएगा या नहीं भी हो पाएगा। तो पहले हम सीट्स देख लेते हैं। बायोलॉजी में टोटल सीट्स 60 है। कितना है? 60 सीट्स है। सबसे ज़्यादा सीट्स बायोलॉजी में ही है। इसके अलावा फिजिक्स वगैरह में, मैथमेटिक्स वगैरह में, केमिस्ट्री वगैरह में 40-30 के आसपास सीट्स है, बट बायो में 60 सीट्स है। सबसे ज़्यादा सीट्स बायो में है। सबसे बड़ी खुशखबरी बात, खुश होने वाली बात यही है आपके लिए, एक तरह से खुशखबरी भी बोल सकते हैं। जनरल में टोटल 23 सीट्स है। EWS के लिए 6 सीट्स है। OBC के लिए 17 है, 17। SC के लिए 9 है, ST के लिए 5 है, टोटल 60 है। PWD के लिए 3, DP कोटा के लिए 3। फिर यहाँ मैंने लिख दिया 60 + 3 + 3, यानी ऐसा इसलिए मैंने लिखा है कि टोटल 60 सीट्स है बायोलॉजी में, पर जो 3 PWD के लिए रिजर्व किया गया, 3 DP कोटा के लिए रिजर्व किया गया। तो 3 + 3 अगर आप इसको 3 + 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 60 + 6 66, यानी कि टोटल सीट 66 है, बट PWD के लिए, DP कोटा के लिए एक्स्ट्रा इन्होंने सीट रखा, यानी कि 60 + PWD + DP कोटा। मैंने सीट क्लियर कर दिया कि कितने सीट्स है और किस कैटेगरी में कितने सीट्स है। हाँ, सीट्स पे मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ। मान कर चलते हैं कोई बच्चा OBC से है, क्या? हाँ, मान कर चलते हैं कोई बच्चा OBC से है, तो आपके मन में एक डाउट्स आ रहा होगा, क्या सर OBC के बच्चा जो है सिर्फ 17 सीट्स पे ही एडमिशन ले पाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर 17 सीट्स पे OBC का सीट्स है, 17 सीट्स, और जनरल का 23 सीट्स है, तो पहले जनरल का मतलब क्या होता है वो आप जान लीजिए। जनरल का मतलब ये होता है कि जनरल में सारे बच्चे लोग फाइट करेंगे। SC के बच्चे भी फाइट करेंगे, ST के बच्चे भी फाइट करेंगे, EWS के बच्चे भी फाइट करेंगे और OBC के बच्चे भी फाइट करेंगे। तो जनरल का मतलब ये होता है जिसका ज़्यादा रैंक होगा, जिसका ज़्यादा मार्क्स होगा, उन्हीं का एडमिशन होगा। तो मान के चलते हैं जो 23 सीट्स है जनरल का, उसमें 17 सीट्स OBC वाला बच्चा, जो 17 OBC वाला बच्चा वो टॉप 23 में आ जाए। किस में आ जाए? टॉप 23 में। जो 17 बच्चा टॉप 23 में आ जाएगा तो जो 17 सीट्स खाली हो जाएगा, क्योंकि जो 17 बच्चे थे वो जनरल में चले गए, क्योंकि उनका मार्क्स टॉप लेवल का था, उनका रैंक टॉप 23 में था। तो जो 17 बच्चे थे वो जनरल में चले गए, 17 सीट्स खाली हो जाएंगे, खाली हो गए। तो जो 17 सीट्स खाली होंगे उसमें सिर्फ OBC के बच्चा का ही एडमिशन होगा। मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, जनरल में सभी का एडमिशन होगा, पर जो कैटेगरी वाला सीट्स है SC EWS, उसमें कैटेगरी के बच्चे कहीं एडमिशन होगा, चाहे वो बच्चे जनरल से एडमिशन ले लेंगे। तो जो बच्चे जनरल से एडमिशन ले लेंगे और जो कैटेगरी वाला सीट्स खाली होगा उसमें कैटेगरी के बच्चे का ही एडमिशन होगा, ध्यान रखें। तो मैंने सीट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। अब आते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में।
सभी यूनिवर्सिटी का अपना अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। मान के चलते हैं BHU में एडमिशन लेना चाहते हैं, JNU में लेना चाहते हैं, DU में लेना चाहते हैं, या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, सभी का अपना अपना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ का भी कुछ क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ का क्या क्राइटेरिया वो देख लेते हैं। 12th में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। कितने? 12th में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए विथ साइंस सब्जेक्ट्स। कितना है? 60% मार्क्स एट +2 लेवल विथ साइंस सब्जेक्ट्स। अगर आपके 12th में 60% मार्क्स नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपके 12th में 60% मार्क्स हैं और आप साइंस सब्जेक्ट्स के नहीं हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। दोनों क्राइटेरिया फॉलो करना। पहला, 12th में आपके 60% मार्क्स होना चाहिए। दूसरा ये कि आपके 12th साइंस सब्जेक्ट्स के होना चाहिए। तो क्राइटेरिया भी मैंने क्लियर कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं आपका मेरिट किससे बनेगा, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी का अपना अपना मेरिट बनाने का बेस होता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद किस बेस पे आपका मेरिट बनाएगा, किस बेस पे आपका एडमिशन्स लेगा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में 2 वर्ड यूज होता है। एक वर्ड यूज होता है कोर वर्ड, एक क्वालिफाइंग वर्ड होता है। कि कौन कौन सा वर्ड यूज होता है? एक कोर वर्ड यूज होता है, एक क्वालिफाइंग वर्ड होता है। शायद आपने नहीं सुना होगा क्योंकि आपके पास PDF नहीं होंगे। पेड कोर्स वाले बच्चे के पास शायद PDF होंगे। जो पेड कोर्स वाले बच्चे उनको PDF नहीं मिला है ये वाला तो मुझे ज़रूर मैसेज करेंगे। पेड काउंसलिंग वाले बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ। जो पेड काउंसलिंग वाले बच्चे उनके पास PDF नहीं है तो ज़रूर मुझे मैसेज करेंगे और अपना PDF ले लेंगे। तो जो 2 वर्ड यूज होता है, कोर होता है, क्वालिफाइंग होता है। तो जो कोर वर्ड होता है, कोर सब्जेक्ट से ही आपका मेरिट बनेगा। किससे बनेगा? कोर वर्ड में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उससे ही आपका मेरिट बनेगा। क्या बनेगा? मेरिट बनेगा, स्कोर कार्ड बनेगा। और जो क्वालिफाइंग वर्ड आपको दिख रहा है, जो क्वालिफाइंग वर्ड में सब्जेक्ट्स आ रहे हैं इंग्लिश, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। उसमें आपको ओनली 50 मार्क्स गेन करना। कितना करना? ओनली 50 मार्क्स। यू हैव टू नीड ओनली 50 मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग इंग्लिश। जो मेरिट बनेगा आपका कोर वर्ड से बनेगा। कोर सब्जेक्ट्स में कोर वर्ड में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं? बायो आते हैं, फिजिक्स आते हैं, केमिस्ट्री आते हैं, मैथमेटिक्स आते हैं। ये 4 सब्जेक्ट्स के बेस पे आपका मेरिट बनेगा। और जो क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश है उसमें ओनली आपको 50 मार्क्स लाना है। तो हम देख लेते हैं कि कटअप कितना जाएगा, क्योंकि आपने तो एग्ज़ाम बायो की भी दिया होगा, फिजिक्स का भी दिया होगा, केमिस्ट्री का भी दिया होगा, मैथमेटिक्स का भी दिया होगा। तो आपके कितने कटअप जा सकते हैं? सबसे बड़ी क्वेश्चन यही होते हैं स्टूडेंट की कि सर कितने कटअप जा सकते हैं। तो कटअप मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक्चुअली एक कटअप पे बोलने से पहले 1 मिनट और आपका लेना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में कटअप जैसा कुछ वर्ड यूज नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि यूनिवर्सिटी एक कटअप रिलीज़ करती है एडमिशन्स होने के बाद, ये एडमिशन्स के पहले कि इतना कटअप गया इस साल, इतना कटअप इस साल गया। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ऐसा कुछ भी वर्ड यूज नहीं करता है कि कटअप कितना गया, कटअप कितना जाएगा। बट अकॉर्डिंग किसी स्टूडेंट से बात कर जैसे आप मान चलते आप बायो का स्टूडेंट हैं तो आप इस साल एडमिशन्स लेंगे तो आपसे ही पूछेंगे कि जो सबसे लास्ट वाला लड़का था उसका कितना मार्क्स पे एडमिशन्स हुआ था। इस अकॉर्डिंग से हम एक मोटा मोटी एक अनुमान लगा पाते हैं, संभावनाएं लगा पाते हैं कि कितना कटअप जाएगा। तो उसी अकॉर्डिंग मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जो बच्चे यहाँ आते हैं काउंसलिंग के लिए उन्हीं का एडमिशन्स होता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? मान के चलते हैं कि आपका जो बायो का लिस्ट निकल गया, बायो का मेरिट लिस्ट आउट हो गया। जो टॉप रैंक वाले बच्चे हैं वो काउंसलिंग टाइम नहीं आए, तो जो काउंसलिंग टाइम नहीं आएगा उनका एडमिशन्स नहीं होगा, ये फिक्स है। अब मान के चलते हैं कि जो सबसे लास्ट वाला बच्चा है और वो काउंसलिंग टाइम आ गया है और टोटल 60 सीट्स है और 60 बच्चा ही आया है, तो लास्ट वाले बच्चा का भी एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि टोटल 60 सीट्स है और बच्चे कितने हैं? 60 बच्चे ही आए हैं। और जो उसमें भी जो सबसे नीचे वाले, सबसे लास्ट रैंक वाले बच्चे हैं वो भी 60 में इंक्लूडेड है, तो उनका भी एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि मैं पहले बता देना चाहता हूँ जो बच्चे काउंसलिंग के लिए आते हैं उन्हीं का एडमिशन होता है, चाहे उनका मार्क्स कितना भी ज़्यादा हो, चाहे उनका रैंक कितना भी अच्छा हो। तो चलिए हम देख लेते हैं कटअप कितना जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपके 380 से 400 मार्क्स होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 380 से 400 मार्क्स होना चाहिए। बाकी EWS, अगर आप EWS से आते हैं तो 350 से 380 के बीच आपके मार्क्स होना चाहिए। अगर आप OBC से आते हैं तो 300 मार्क्स आपके हैं, उसमें 10 नंबर माइनस भी कर सकते हैं, 10 नंबर प्लस भी कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स है OBC में, तो आप सेफ स्कोर है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। अगर आप SC से आते हैं तो 250 प्लस 10 कर सकते हैं, -10 कर सकते हैं।
ST कैटेगरी से 200 प्लस 20 प्लस माइनस 20 कर सकते हैं। PWD के लिए इनके लिए कुछ भी नहीं है, जो बच्चे आएंगे उनका एडमिशन हो ही जाएगा, क्योंकि PWD के लिए ऑलरेडी 3 सीट्स रिजर्व कर दिया गया। PWD में बच्चे भी ज़्यादा नहीं आते हैं, तो डिपेंड करता है कि कितने बच्चे ने अप्लाई किया है, इसलिए मैंने नील कर दिया है। जो बच्चे आएंगे उनका एडमिशन हो जाएगा। तो मेरिट लिस्ट, हाँ, मेरिट लिस्ट जाने से पहले एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ। कटअप में ये मैं एक अनुमान के तौर पे कटअप बनाया हूँ। ऐसा नहीं कि अगर आपके 380 मार्क्स नहीं आ रहे हैं और आप जनरल से हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो बच्चे काउंसलिंग के लिए आएंगे उन्हीं का एडमिशन होगा, चाहे उनका रैंक ज़्यादा हो या कम हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरिट लिस्ट कब निकलेंगे? मेरिट लिस्ट आपके 22 अगस्त को आ रहे हैं। ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि डेट पहले जो लास्ट डेट था यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का रजिस्ट्रेशन का 15 अगस्त था, उसको बढ़ाकर 19 अगस्त कर दिया गया था। हो सकता है 19 अगस्त डेट बढ़ाने के कारण जो मेरिट लिस्ट आने का एक्सपेक्टेड डेट है वो बढ़ भी सकता है। तो जब अगर डेट बढ़ेगा तो मैं यूट्यूब पर आपको नोटिफिकेशंस दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। काउंसलिंग का कब आपके हैं? काउंसलिंग का 30 और 31 अगस्त का आपका काउंसलिंग है। 30 और 31 अगस्त का आपका काउंसलिंग है। 30 और 31 अगस्त का आपका काउंसलिंग है। तो आपके मन में एक डाउट्स आ रहा होगा कि सर बायो वालों का कब काउंसलिंग, IMSC बायो और BSc बायो वाला का कब काउंसलिंग है? ये 22 अगस्त को क्लियर हो जाएगा। जब आपके मेरिट लिस्ट आएंगे उसी में ये बता दिया जाएगा कि बायो वाला का कब काउंसलिंग है। 30 और 31 दोनों में किसी एक ही दिन आपका काउंसलिंग रह सकता है। क्लासेस आपके कब से चलेंगे? क्लासेस आपके 2 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे क्लासेस, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका क्लासेस के लिए। तो क्लासेस आपके 2 सितंबर से चलेंगे। मैंने लगभग जितने डाउट्स हो सकते थे मैंने सब डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। कोई भी डाउट्स आपके मन में नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट्स रहेंगे तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप से कैसे जुड़ना मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। तो मैंने डाउट्स क्लियर कर दिया है। काउंसलिंग भी आपके बता दिए कब आपके काउंसलिंग है। हाँ, तो डाउट्स क्लियर करने के बाद मैं आपसे 2 बातें और कहना चाहूँगा जो आपके लिए बेनिफिट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप कर सकते हैं। ये क्या बोलते थे, VVI, जिसको आप बोल सकते हैं। जब आप बच्चे बचपन में पढ़ते होंगे या अभी भी पढ़ते होंगे तो वहाँ पे VVI ऐसे टिक कर देते हैं। तो VVI बात आप ज़रूर सुनकर जाएं, एक मोटिवेशन के रूप में भी और एक आपके बेनिफिट के रूप में भी। तो पहली बात ये है कि जो बच्चे गांव से आते हैं, देहात से आते हैं, या जनरली बायो वाले बच्चे या और शहर से भी होते हैं और गाँव से भी होते हैं, क्योंकि बायो दोनों को पढ़ना अच्छा लगता है। तो अगर गांव के बच्चे होंगे उनको काउंसलिंग वगैरह के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, एडमिशन्स कैसे होते हैं उनको कुछ भी पता नहीं होगा, हॉस्टल कैसे अलाउट होते हैं उनको कुछ भी पता नहीं होगा, फॉर्म क्या भर कर लाना है, काउंसलिंग टाइम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमको लाना उनको कुछ भी मालूम नहीं है, कैसे आना है, कौन स्टेशन पर उतरना उनको कुछ भी मालूम नहीं। यूँ कहूँ कि उनके लिए हैदराबाद एक नया शहर है, पहली बार अपने शहर से बाहर जा रहे हैं और पहली बार 12th के बाद वो एक मैच्योर जगह पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि कुछ दिन के बाद ही, यानी कुछ दिन के आप 20 अगस्त हो गया और 10 दिन के बाद आप कैंपस में होंगे। तो इस तरह से यूँ कहूँ कि आप एक अनजान है, आपको कुछ भी मालूम नहीं है एडमिशन काउंसलिंग, मेरिट या एडमिशन काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो उसके लिए मैंने आपके लिए पेड काउंसलिंग लाया। जैसे आपने वीडियो में देखा होगा 15 अगस्त से पहले यानी 14 अगस्त को ही मैं पेड काउंसलिंग लॉन्च कर दिया था। उसमें मैंने 50% छूट भी रखा था कि जो भी बच्चे इच्छुक हैं 15 अगस्त का ऑफ़र 50% ऑफ पर हमने रख दिया था, बट उसके बाद ऑफ़र हटा दिए गए हैं। तो पेड काउंसलिंग क्या है पहले आप ये समझ लें 1 मिनट में। पेड काउंसलिंग ये होता है कि जब तक, सिंपल वर्ड में आपको समझा रहा हूँ, जब तक आपका एडमिशन्स नहीं हो जाता, जब तक आप कैंपस में नहीं आ जाते, जब तक आपके क्लासेस नहीं होने लगते, तब तक हम आपको हेल्प करेंगे। जितना हो सकता है, जितना आपके मन में डाउट्स है, जितना आपके मन में कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहा है, डर लग रहा है, सबका मैं डर दूर करूँगा, सबका मैं डाउट्स क्लियर करूँगा। तो सिंपल वर्ड में यही कहूँगा कि जब तक आपका एडमिशन्स नहीं हो जाता, जब तक आप क्लासेस नहीं करने लगते, जब तक आपको हॉस्टल नहीं मिल जाता, जब तक आप कैंपस नहीं आ जाते हैं, तब तक मैं आपको हेल्प करूँगा। सिंपल वर्ड में यही कहना चाहूँगा। और अगर आप पेड काउंसलिंग नहीं लेते हैं तो आपको क्या नुकसान होगा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। चाहे तो आप खुद से भी काउंसलिंग करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पेड काउंसलिंग नहीं लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी कि अभी आपके मन में कुछ डाउट्स आ रहे होंगे, जैसे डॉक्यूमेंट्स को लेकर, सर मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है, और मुझे हैदराबाद में कहाँ रहना है, कैसे आना, सर मैं पहली बार हूँ, मैं लड़की हूँ, सर मैं कैसे रह सकती हूँ, कैसे आ सकता हूँ। 12th के बाद बॉयज़ और गर्ल्स दोनों, 12th के बाद बॉयज़ और गर्ल्स दोनों बच्चे ही होते हैं, दोनों के पास समझ नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी गर्ल्स
गर्ल्स के लिए अनसेफ होता है अकेले कहीं जाना आना। तो ये सब आपके मन में आ रहा होगा सर हम कैसे पहुँचे, कहाँ रहेंगे, उसके बाद सर मेरा काउंसलिंग कैसे होगा, काउंसलिंग टाइम मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। और अभी भी आपके मन में कुछ सब्जेक्ट्स के लेकर डाउट होंगे, सर मुझे इतना नंबर्स आया, सर मुझे ये डाउट्स हो गया, आपके फॉर्म में कुछ गलतियाँ हो गई होगी, आप अपने फॉर्म में कुछ सुधार नहीं कर पाए होंगे, उसके मन में कुछ डाउट्स होगा। यानी कि जितने मन में आपके डाउट्स हो सकते हैं सभी आपके मन में डाउट्स क्रिएट हो रहे होंगे। एडमिशन से पहले सभी स्टूडेंट्स के मन में, हमारे मन में भी डाउट्स क्रिएट होते थे, आपके मन में भी डाउट्स क्रिएट हो रहे होंगे। तो इसका निगेटिव ये होगा कि आप हमसे जुड़ नहीं पाएंगे। आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करेंगे, बस कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में जल्दी देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि आप खुद सोचिए कि उतने सारे लड़के को कमेंट्स बॉक्स कैसे देख पाऊँगा, ये बहुत इम्पॉसिबल है ना। सभी लड़के को तो मैं रिप्लाई कर नहीं पाऊँगा, इज़ वेरी इम्पॉसिबल फॉर रिप्लाई फॉर एवरीवन। इसलिए मैंने पेड काउंसलिंग लाया। पेड काउंसलिंग में आपको क्या क्या फैसिलिटी दिया जाएगा वो आप जान लें, क्योंकि आप पेड काउंसलिंग नहीं लेते हैं तो आपको जितने भी डाउट्स हो रहे होंगे आप सिर्फ कमेंट्स बॉक्स में ही पूछ सकते हैं, बट पेड काउंसलिंग लेने के बाद आप हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं। तो आप जान लें पेड काउंसलिंग में आपको क्या क्या फैसिलिटी दिया जा रहा है। पेड काउंसलिंग में आपको पहला फैसिलिटी दिया जा रहा है मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर। सबसे बड़ी बात यही है कि आपको मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया जा रहा है पेड काउंसलिंग में। दूसरा, मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर आपको पेड काउंसलिंग में दिया जा रहा है। तीसरा, 24 आवर आस्क योर डाउट्स। 24 आवर आप कॉल से भी व्हाट्सअप से भी अपने जितने भी डाउट्स आपके मन में क्रिएट हो रहा होगा आप पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी लास्ट वाला जो है, सबसे बड़ी यही आपके फैसिलिटी दिया जा रहा है, जब आप काउंसलिंग के लिए कैंपस आएंगे उस टाइम हम आपके साथ होंगे। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, जब तक आपके काउंसलिंग नहीं हो जाती, तब तक हम आपके साथ वहाँ पे खड़ा रहेंगे। ये सबसे बड़ी फैसिलिटी आपको दिया जा रहा है। बाकी अभी भी 20 दिन बाकी है, आप पेड काउंसलिंग ले सकते हैं। आप अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है या कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर प्रॉब्लम है, जो भी आपके मन में प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, तो पेड काउंसलिंग से जुड़कर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ताकि आपका एडमिशन्स में कोई भी बाधाएं नहीं बन पाए, आपके एडमिशन्स में कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो पाए। तो मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि सर पेड काउंसलिंग पे आपने कितना फ़ी रखा है, मतलब कुछ तो आपने फ़ी रखा होगा ना। तो बहुत कम फ़ी हमने रखा है। आप ये कहूँ कि आपने 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 50 रुपीज़ आप ऐसे ही खा जाते होंगे, तो बहुत कम हमने फ़ी रखा। चलिए देख लेते हैं। तो जनरल के लिए 200 फ़ी रखा है, EWS के लिए 150 रखा है, और OBC ST और SC PWD के लिए 100 रुपीज़ रखा है। ये सिंपल फ़ी है। जनरल के 200, EWS के लिए 150 है, OBC SC ST PWD के लिए 100 रुपीज़। तो आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, सर हम पेड काउंसलिंग से कैसे जुड़ें? पेड काउंसलिंग से हम कैसे जुड़े? तो पेड काउंसलिंग से आपको जुड़ने के लिए सिंपल प्रोसेस है। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स की बात कर रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सबसे नीचे लिंक दिया गया, व्हाट्सअप लिंक दिया गया, उस पर आप क्लिक करेंगे तो हमने ऑलरेडी सेट करके रखा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके कीवर्ड में लिखा हुआ आ जाएगा, हाई आई वांट एनरोलिंग और पेड काउंसलिंग और पेड कोर्सेज। बस वहाँ पर आपको क्लिक कर देना, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको अगर डाटा ऑन रहता है तो आपको एक मैसेज चला जाएगा हमारे यहाँ से, कुछ नोटिफिकेशंस आपको जाएगा। क्या नोटिफिकेशंस होगा? यही सब नोटिफिकेशंस होगा, क्या क्या आपको फैसिलिटी दिया जाएगा, आपको कैसा पे करना और आपको क्या क्या करना है। तो मैंने आपको बता दिया, वही नोटिफिकेशंस आपको इंग्लिश में दिया जाएगा, तो बस आपको मैसेज कर देना है। तो क्या करना, आपको पैसा पे करने के बाद जब नोटिफिकेशंस मेरे तरफ से जब नोटिफिकेशंस आपको चला जाएगा तो आपको क्या करना है, आप जिस भी कैटेगरी से होंगे उतना पैसा, जो पैसा पे करेंगे उसका स्क्रीनशॉट, और जो आपने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का फॉर्म फिलिंग किया होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग किया होगा, उसका एक कॉपी मान के चलते। एक कॉपी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने फिजिक्स में भी अप्लाई किया होगा, मैथमेटिक्स में भी अप्लाई किया होगा, बायो में भी अप्लाई किया होगा, तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारे कोर्सेज में अप्लाई करते हैं। तो एक कॉपी, किसी भी कॉपी का, आप बायो का दे सकते हैं, फिजिक्स का जो भी आपने अप्लाई किया, और जो पैसा आपने पे किया हो उसका स्क्रीनशॉट करके आप मुझे उसी व्हाट्सअप शिक्षा विद सौरभ वाला जो लिंक दिया गया उस पर आप भेज दें। ये सिंपल प्रोसेस है पेड काउंसलिंग से जुड़ने के लिए। तो चलिए हम और आगे चलते हैं। अब सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी ये, क्योंकि अभी एडमिशन्स होने वाला है ना, तो सबके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहे हैं। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, कि सर फ़ी, मुझे एडमिशन टाइम फ़ी कितना लगेगा, मुझे घर से कितना पैसा लेकर आना है, ऑनलाइन लगेगा या ऑफलाइन पैसा मुझे देना पड़ेगा। ये सब सबसे ज़्यादा डाउट्स अभी आ रहे हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं एडमिशन टाइम को कितना पैसा लगेगा। जब तक आप यहाँ पढ़ेंगे तब तक आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, सब ने मैंने नोट करके लाया है। तो फ़ी स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
तो हॉस्टल प्लस मेस, ये हॉस्टल प्लस में अलग पैसा आपको देना पड़ेगा, यानी कि हॉस्टल प्लस मेस का अलग लगता है और पढ़ाई का पैसा अलग लगता है, यानी कि दोनों एक का साइट एक ही है। बट इसके मैंने इस वीडियो मैंने हॉस्टल और मेस का इंक्लूड नहीं किया फी स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर हॉस्टल प्लस मेस का इसमें इंक्लूड करता तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता और ये क्या बोलते हैं जगह भी हमारे पास बहुत कम है जो हम लिख नहीं पाएंगे। इसलिए हॉस्टल प्लस मेस का वीडियो ऑलरेडी हमने यूट्यूब पर अपलोड कर रखा, हॉस्टल के भी सेपरेट और मेस का भी वीडियो हमने सेपरेट अपलोड करके रखा। जाइए सर्च कीजिए शिक्षा विद सौरभ हॉस्टल वीडियो, शिक्षा विद सौरभ मेस वीडियो करके आप सर्च कीजिए, आ जाएगा। अगर नहीं मिलता तो मेरे यूट्यूब चैनल पर ही जाइए और जो लिस्ट होता है वहाँ पर जाकर सर्च करते रहिए, मिल जाएगा आपको। हॉस्टल और मेस की वीडियोस मैंने क्लियर बताया कि कितना आपको मेस में लगेगा, नॉन वेज को कितना लगेगा, वेज को कितना लगेगा, हॉस्टल में आपको क्या क्या फैसिलिटी दिया जाएगा, सब कुछ मैंने इसमें क्लियर कर रखा है, तो आप जाकर देख सकते हैं। फिर एडमिशन टाइम आपको कितना लगेगा, 10,135 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा, एडमिशन टाइम 10,135 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। इसमें फर्स्ट सेमेस्टर का पैसा आपका इंक्लूडेड रहेगा, फर्स्ट सेमेस्टर का पैसा आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एडमिशन टाइम में ही आपको फर्स्ट सेमेस्टर का पैसा वो ले लेगा। तो आपके मन में एक डाउट्स आ रहा होगा कि सर 10,135 पैसा कैसे हो गया, यानी कि किस किस जहाँ मुझे पैसा लिया गया है। तो चलिए मैंने क्लियर कर रखा कि आपको 10,135 रुपया कैसे आपको लिया जा रहा है। ट्यूशन फी 3,725 रुपया लगेगा, यानी कि 3,725 रुपीज़ आपको ट्यूशन फी, जिसको आप सेमेस्टर फी भी बोल सकते हैं। ये ट्यूशन फी 3,725 रुपीज़। फिर स्टूडेंट यूनियन फंड 530 रुपीज़, स्टूडेंट वेलफेयर फंड 240, मेडिकल फ़ी 2120, यानी कि 2,120। तो जो स्टूडेंट यूनियन फंड हो गया, स्टूडेंट वेलफेयर फंड हो गया, जो मेडिकल फ़ी हो गया, ये आपको ईयरली देना पड़ेगा, यानी कि सेमेस्टर में आपको देने की ज़रूरत नहीं है इसका पैसा, इसको ईयरली आपको देना पड़ेगा। किसका, स्टूडेंट यूनियन फंड का, स्टूडेंट वेलफेयर फंड का, मेडिकल फ़ी का 2120। आपने एक साल का पैसा यहाँ पेड कर दिया, यानी कि 1 ईयर का पैसा आप एडमिशन टाइम में ही दे दिए। एडमिशन के बाद जब आप एक साल यानी कंप्लीट कर लेंगे, 1 ईयर कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर से आपको स्टूडेंट यूनियन फंड, स्टूडेंट वेलफेयर फंड, मेडिकल फीस फिर से आपको देना पड़ेगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर का पैसा इसमें इंक्लूडेड है, आपको फर्स्ट सेमेस्टर तक कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरा क्या है, सेकेंड सेमेस्टर में आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, सेकेंड सेमेस्टर में आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको 3,725 आपको पैसा देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 3,725, यानी कि ये जो ट्यूशन फी हमने बताया है, ये ट्यूशन फी हमने बताया है, यही ट्यूशन फी यहाँ सेकेंड सेमेस्टर में, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट सेमेस्टर का पैसा आपने पे कर दिया, यानी 6 महीने का पैसा आपने पे कर दिया, फिर 6 महीने के बाद आपको देना पड़ेगा 3,725। ये सेमेस्टर फी मैंने आपको बता दिया, सेमेस्टर फी यही है आपका। फिर 3 सेमेस्टर, 5 सेमेस्टर, 7 सेमेस्टर, 9 सेमेस्टर, इसमें आपको देना पड़ेगा 6,615 रुपीज़ देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 6,615 रुपीज़ देना पड़ेगा। किसमें आपको, 3rd सेमेस्टर, 5 सेमेस्टर, 7 सेमेस्टर, 9 सेमेस्टर। ऐसा क्यों, क्योंकि जो 3, 5, 7 और 9 सेमेस्टर में आपने 1 साल क्लियर कर लेंगे। कितना कर लेंगे, 1 साल आप कंप्लीट कर लेंगे। तो जब आप 1 साल कंप्लीट कर लेंगे, 1 ईयर अब जब आप 1 साल कंप्लीट कर लेंगे, when you have completed 1 year, so then you have to need pay 530, 240, 2120 प्लस 3,725। तो जब आप 1 साल कंप्लीट कर लेंगे तब तक आपको स्टूडेंट यूनियन फंड, स्टूडेंट वेलफेयर फंड और मेडिकल फी आपको पे करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ 1 साल कंप्लीट आपने कर लिया तो 6,615 आपको पे करना पड़ेगा। फिर आप आ जाते हैं 4 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर और 9 सेमेस्टर में। ये फिर से आपको ट्यूशन फी देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 6 महीना का पैसा लग रहा है, नहीं 3,725 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। ये कुछ फी स्ट्रक्चर से एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये सिर्फ आपको एडमिशन टाइम क्या क्या आपको पैसा लग रहा है वो देना पड़ेगा। और एडमिशन टाइम हो सकता है आपसे मांग लिया जाए, क्योंकि ऐसा होता ही है। आपको क्या बोलते हैं, मेस का 1 मंथ का पैसा आपसे लिया जाएगा। तो कितना लिया जाएगा, 2,500 मेस फी, एडमिशन टाइम। एडमिशन टाइम आपको 2,500 रुपीज़ आपको ले लिया जाएगा, मानकर चलते हैं। तो इतना पैसा आप एक्स्ट्रा लाइएगा, अगर लेगा तो आपको ये देना पड़ेगा, क्योंकि सबको पैसा देना पड़ता है 1 मंथ एडवांस में। 1 मंथ आपको पैसा देना पड़ता है मेस का। तो मेस का कितना लगेगा आपको, 2,500 रुपीज़ आपको मेस चार्ज लगेगा। तो 10,135 प्लस 2,500 रुपीज़ आप घर से लाएंगे।
तो अब हम आ जाते हैं पीएच कैंडिडेट के लिए। पीएच कैंडिडेट को एडमिशन टाइम कितना लगेगा? पीएच कैंडिडेट को एडमिशन टाइम 6,410 रुपीज़ लगेगा। कितना लगेगा? पीएच कैंडिडेट को एडमिशन टाइम 6,410 रुपीज़ लगेगा। और उनको जो पेड बोल रहे हैं कि जो पीएच स्टूडेंट है या पीएच कैंडिडेट है उनको सेमेस्टर फी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ उनको ईयरली पैसा देना पड़ेगा। कितना ईयरली देना पड़ेगा? 2,890 रुपीज़ उनको ईयरली पे करना पड़ेगा। और सेम SC/ST के जो तेलंगाना के SC/ST स्टूडेंट हैं, सेम फॉलोइज पीएच कैंडिडेट रूल। SC/ST तेलंगाना स्टूडेंट सेम फॉलोइज पीएच एडमिशन रूल। तो जो फी स्ट्रक्चर था वो मैंने आपको बता दिया है। अभी भी आपके मन में कुछ डाउट्स होंगे तो पेड काउंसलिंग से जुड़कर आप क्लियर कर सकते हैं। अभी भी आपके मन में कुछ डाउट्स है तो पेड काउंसलिंग से जुड़कर आप क्लियर कर सकते हैं, नो डाउट्स। बाकी बर्डन ना लें, क्योंकि हम आपके साथ हैं, शिक्षा भी सौरभ आपके साथ है। जब तक शिक्षा भी सौरभ आपके साथ है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे यहाँ आने से पहले हमारे जैसा कोई भी यहाँ पे सुविधा देने के लिए कोई भी बताने वाला स्टूडेंट्स नहीं था, या कोई भी हमारे ऐसा चैनल यहाँ पे अवेलेबल नहीं था जो आपको इस तरह से कोई बताया था कि आपको इतना एडमिशन टाइम पैसा लेकर आना, आपको ये करना, आपको वो करना है। तो जब तक अब आपके लिए शिक्षा भी सौरभ खड़ा है, तो शिक्षा भी सौरभ से हमेशा जुड़े रहें, अपने डाउट्स क्लियर करते रहें। एक बात और, आप कैंपस आने वाले हैं तो डरे बिल्कुल भी नहीं, और हाँ, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि आप आने वाले हैं SCU यानी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तो चलिए दोस्त, आज फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट्स के साथ, आपके नए डाउट्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए शिक्षा भी सौरभ के साथ।